ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है। अदरवाइज मैंने मोस्टली सारी क्लासेस अपलोड कर दी हैं कल ना। ग्रुप पे आप लोग हो सब? यस सर। ठीक है। तो मैंने वहां पे अपलोड कर दिए सारे रिकॉर्डिंग्स, तो प्रीवियस का एक बार वहां से देख लेना। अदरवाइज तो एक बार अभी एक दो चैप्टर मुझे पढ़ाने ही है वापस, तो उसमें हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये अभी मैं क्या पढ़ा रहा था, अभी हम लोगों का चैप्टर 3 चल रहा है, विच इज लाइक कमिंग टू एन एंड। और हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम यहाँ पे है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है ना। फिर हम लोग जहाँ से हम लोग कल एंड किया था वहां से हम लोग वापस स्टार्ट कर देंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी है उसका बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट, है ना। समझते हो, बोर्ड समझते हो सब? इतना शिफा व्हेन यू आर न्यू टू द क्लास, नेयल तो कंटिन्यू कर ही रही है। यस और नो? यस सर। तो बोर्ड कैसे काम करता है उसके लिए हम लोगों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उस वो बेसिकली उसी उन सब चीजों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील करती है। अब उसको काम करने को लेकर के ऑडिट में क्या लेना देना है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो कंपनीज दे मे बी अ वेरी ह्यूज साइज, और उसमें बहुत सारे लोग बेटा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ हो सकता है। हमारी इकोनॉमी उन कंपनीज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होती है वर्क के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में सारा काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार का काम जो है, गवर्नमेंट का जो काम है, इट इज अबाउट दैट। वो भी अपने आप में एक तरह की गवर्नेंस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है आपके देश के अंदर। बहुत सारे दूसरे काम हो रहे हैं, है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल इंडिया में रिलायंस कंसीडर करो, तो रिलायंस इज डूइंग सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, है ना। चाहे भी वो टेलीकॉम हो, चाहे भी वो एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे भी वो दूसरा अदर कोई सेक्टर हो, तो आप देखो कि अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर लॉसेस में चली जाए और बंद हो जाए, तो इससे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बोर्ड में बैठे हुए कुछ लोगों का या गिनती के कुछ लोगों का नुकसान होगा। इससे ग्रेटली हमारी इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होने वाली है। होगा नहीं होगा ऐसा? सुनो, होगा ऐसा, होगा ये सुनो। यस सर। सो दिस बीइंग द रीजन वी वांट कि भाई हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है वो खाली नहीं छोड़ दें, हम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए, हम उसके लिए कोई कानून बनाए। सो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है, क्योंकि हम लोगों का आईसीसीए यूके से बिलोंग करता है। यूके के अंदर उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर यहाँ पे एक कोड बनाया हुआ है विच इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, जो कि उन कंपनीज को फॉलो करना जरूरी है जो कंपनीज बेसिकली पब्लिक एंटिटीज होती है, पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज होती है। ठीक है, पब्लिक एंटिटीज समझते हो क्या होता है? यस सर। है ना, एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और एक पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनीज के अंदर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है ना। तो उनको ये करना जरूरी है। नाउ अब वो जो कोड है वो बेसिकली उन लोगों ने उस कोड को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें से ऑलरेडी हम 3-4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। तो वी आर इनटू लास्ट। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हम लोगों को कल करना था, एफआरसी गाइडेंस ऑन ऑडिट कमिटीज। व्हाट इज एफआरसी? एफआरसी बेसिकली यूके के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी है बेटा, है ना। वहां की यूके की बॉडी है। जैसे इंडिया में हमारे पास आपने एनसीएलटी नेशनल कंप्लेंट और ट्रिब्यूनल के बारे में सुना है? सुना? यस सर। हालांकि नेशनल नेशनल कंप्लेंट और ट्रिब्यूनल इज बेसिकली अ कोड। ठीक है, उसको चलो साइड रख देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में सुना है? एमसीए के बारे में सुना है? एमसीए के बारे में सुना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यस सर। ठीक है, आरबीआई के बारे में सुना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस सर।
रेरा के बारे में यस सर। सुना है? व्हाट इज रेरा? रेगुलेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा के बारे में सुना आप लोगों ने? रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के एग्जांपल हमारे पास आईआरडीए, आईआरडीए के बारे में सुना है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना? तो जैसे इंडिया में आरबीआई है, आईआरडीए है, रेरा है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है हमारे पास इंडिया में। वहां पर कंपनीज के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बेसिकली वो एफआरसी है ना? यस अभी के सर। लिए, अभी के लिए दैट इज सफिशिएंट, फिर बहुत मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ एफआरसी के ऊपर। तो पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर एफआरसी ने ऑडिट कमिटीज के ऊपर कुछ गाइडेंस दिए। व्हाट इज ऑडिट कमिटी? देखो, ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनको काम करना है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सारा काम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? बिटवीन अपने ही कुछ डायरेक्टर्स के स्मॉल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम। इन स्मॉल ग्रुप्स को हम लोग यहाँ पे कमेटी बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया कमेटी क्या होती है? है ना? बोर्ड बोर्ड में वो काफी सारे मेंबर्स हो सकते हैं, 15 20 25 मेंबर्स हैं। तो वो सब मिल करके एक काम नहीं कर रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन्होंने 3 4 जनों का एक अलग ग्रुप बना दिया। छोटे छोटे ग्रुप बना के अलग अलग कमेटी बना दी है। तो ऐसी कुछ कमिटीज बनाना जरूरी है आपको। उनमें से एक कमेटी ऑडिट कमेटी। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? यस मानो? यस सर। ठीक है। तो अब ये ऑडिट कमेटी के ऊपर हमारी जो यूके की एफआरसी है, बेसिकली वहां की एक रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, उसकी कुछ गाइडेंस है। द गाइडेंस इज डिजाइन टू असिस्ट कंपनी बोर्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोर्ड। ये गाइडेंस उन्होंने क्यों दी है? उन्होंने गाइडेंस इसलिए दी है कि भाई जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को इम्प्लीमेंट करती है, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने गाइडेंस दी है। Companies with a premium listing are required to comply with the code or explain why they have not done so। ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो कि प्रीमियम लिस्टिंग की कंपनीज हैं, व्हाट इज लिस्टिंग? जो कंपनीज कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो उसको हम लोग लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए सफिशिएंट है? समझ में आई बात? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? यस और नो? ठीक है। तो कंपनीज यस सर। प्रीमियम लिस्टिंग आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कोड। तो ऐसी कंपनीज जो कि प्रीमियम लिस्टिंग जिनकी है, उन लोगों को इस कोड को कंप्लाई करना है। ठीक है। और अगर नहीं कर पाते तो एक्सप्लेन व्हाई दे हैव नॉट डन सो। तो इस ये इन्होंने क्यों लिखा है, उसका एक रीजन है। बिकॉज दे आर सेइंग कि देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इट इज अ फ्लेक्सिबल कोड, इट इज अ फ्लेक्सिबल लॉ। ठीक है। तो आप अगर इसको कंप्लाई करना चाहते हो, मतलब चाहते हो, तो क्या आपको करना ही पड़ेगा कंप्लाई। लेकिन अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते, देन यू मस्ट हैव अ रीजन फॉर नॉट डूइंग सो। तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने इसको कंप्लाई क्यों नहीं किया है। ठीक है। यू मस्ट बी डूइंग समथिंग बेटर, है ना? आप यूके के अंदर उन्होंने जो कोड बना, फ्लेक्सिबल कोड बना दिया। उन्होंने बोला देखो, या तो उसको कंप्लाई कर लो, ठीक है, वॉट एवर भी द कॉन्सिक्वेंसेज उसको नहीं कंप्लाई करने की, वो बात की बात है। बट अगर आप इसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप बताओ कि आपने क्यों क्यों किया है। और वो तभी हो सकता है, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग बेटर। ठीक है। आप कुछ ज्यादा अच्छा कर रहे हो जो हमने कोड में दिया हुआ है उससे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे मत कंप्लाई करो। अदरवाइज आपको कंप्लाई करना इसको जरूरी है। वी आर गिविंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आप ज्यादा कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। First thing, यस सर। the next point, audit committee arrangement should be proportional to the task and will vary according to the size and complexity। उसके बाद these are just a guideline। ये आप जब काम करोगे, कमेटी बनाओगे, तो आपको थोड़ा सा मदद हो जाएगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई बोर्ड को ऑडिट कमेटी का अरेंजमेंट उसके काम के हिसाब से करना चाहिए। अगर काम ज्यादा है तो उसमें मेंबर्स, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज अकॉर्डिंगली वैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका कंपनी का साइज क्या है, कंपनी के काम कितने कॉम्प्लेक्स हैं, उसके हिसाब से आपका ऑडिट कमेटी का अरेंजमेंट करना चाहिए। इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल।
There should be frank, open working relationship and a high level of mutual respect between audit committee chair, बोर्ड चेयर, द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंस डायरेक्टर। तो ये सब लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसके बीच में? ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है, बोर्ड का जो चेयरमैन है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और जो फाइनेंस डायरेक्टर है, दे हैव टू वर्क टुगेदर। ठीक है? तो आपस में एक दूसरे के साथ काम करना है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप लेकर के काम करना इन लोगों को चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर द ऑडिट कमिटी इज कैप प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड, है ना। मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो जो हमारी ऑडिट कमिटी है वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड हो, है ना। बिना आपको कंपनी में जिस कंपनी की कमिटी हो, अगर आपको काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इफेक्टिवली काम, या वो पता ही नहीं है कुछ, तो काम कैसे करोगे? है ना। मैंने आप 3 जनों को मिल करके कमिटी बना दिया और बोला ये काम आप करो, लेकिन उस काम को करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, अगर वो मैं आपको नहीं दूंगा, तो आप काम कैसे करोगे? कर पाओगे काम? यस और नो? No, sir. नहीं कर पाओगे। तो दिस बीइंग द रीजन कि ये सब चीजें इन्होंने गाइडेंस दिया, मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि ऑडिट कमिटी प्रॉपरली इन्फॉर्म हो, सभी डायरेक्टर्स एक दूसरे को कॉपरेट करें। ऑडिट कमिटी का कोर फंक्शन यहां पर ओवरसाइट, असेसमेंट एंड रिव्यू है ना। तीन बेटा चीजें इन लोगों की, मैंने जो हमारी ऑडिट कमिटी है, तीन मेजर फंक्शन है उसके। फर्स्ट इज ओवरसाइट, सेकंड इज असेसमेंट एंड थर्ड इज रिव्यू। ओवरसाइट का मतलब जब आपको कोई ऊपर खड़े होके देख रहा होता है कि हाँ भाई आप काम कैसे कर रहे हो, दिस इज ओवरसाइटेडनेस। ठीक है, आप काम करो, तो ऑडिट कमेटी देख रही है कंपनी में कि उनके जो भी रिलेवेंट फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनका असेसमेंट करना, उनमें अगर कोई कमी हो तो उसको सुधार करने के लिए कोशिश करना, यहाँ पे बताना कि भाई इसमें कैसे हम लोग बेटरमेंट कर सकते हैं, और उनके काम और रिलेवेंट वर्क को रिव्यू करना। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड मेक श्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंपनी बट शुड नॉट डू द मॉनिटरिंग देमसेल्व्स। अब एक फर्क आपको समझाता हूँ कि आपको किस हद तक काम करना है। तो से फॉर एग्जाम्पल कि भाई कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला कि भाई क्या होता है कि इस चीज से आपको समझ में आएगा कि कैसे काम आपको करना है। से फॉर एग्जाम्पल नाउ यू हैव इंटरनल कंट्रोल्स, और ये इंटरनल कंट्रोल्स अपना काम कर रहे नहीं कर रहे, यू हैव मॉनिटर, यू हैव दिस सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपकी जो ऑडिट कमिटी है, उस कमिटी को क्या काम करना है? उस कमिटी को ये काम करना है कि वो खुद इंटरनल कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग करने लगे, या ये जो सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए बनाया है, ये अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखे, है ना। आपका काम है ये मॉनिटर करना कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे, तो आप खुद खड़े होकर के देखने लग गए कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उस इंटरनल कंट्रोल्स को काम करने के लिए एक पर्टिकुलरली सिस्टम अदरवाइज बनाया हुआ है। तो आपको तो बस ये देखना है कि मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम प्रॉपर है या नहीं है, आप खुद मॉनिटर कभी नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? क्लियर है भाई? बात समझ में आई मेरी यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आपका काम खुद से मॉनिटरिंग करना नहीं है। आपका काम तो ये है कि भाई जो सिस्टम्स बने हुए हैं उनको देख करके बताना कि हाँ भाई ये काम अपना सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मॉनिटरिंग के लिए इटसेल्फ एक अलग सिस्टम है। इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि आप काम कर रहे हो, और आप अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो इसको देखने के लिए एक दूसरा पर्सन है, जो कि जिसका काम ही यही है कि आपको देखना। तो ऑडिट कमेटी का काम क्या है? ऑडिट कमेटी का काम ये है कि वो दूसरे पर्सन को देखे कि वो अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, है ना। वो खुद आपको देखने नहीं लग जाए कि भाई आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? क्लियर है? आगे बढ़े इसको? यस और नो? Yes, sir. और शिफा, आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ मैं? Yes, sir.
ठीक है। द बोर्ड शुड रिव्यू द ऑडिट कमिटी इफेक्टिवनेस, इसके अलावा ऑडिट कमिटी की इफेक्टिवनेस को रिव्यू एनुअली एक बार बोर्ड को करना चाहिए। दैट इट्स एक एक बार साल में बोर्ड को खुद भी देखना चाहिए कि बोर्ड कमिटी से ऊपर है ना। बोर्ड की एक स्पेशलाइज यूनिट है जिसको अलग से आपने कुछ मेंबर्स की कमेटी बना दी, तो बोर्ड को एनुअली एक बार ही देखना चाहिए कि कमेटी इफेक्टिवली वर्क कर रही है नहीं कर रही। ठीक है। ऑडिट कमिटी रिसीव इंडक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ और न्यू मेंबर्स एंड कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, इसके अलावा ऑडिट कमिटी में जो भी नए सदस्य आ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए। जितनी हो सकती है मीटिंग्स आप करें एज द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर, एंड इट रिकमेंडेड दैट नो फ्यूअर देन 3 मीटिंग। तो बोर्ड को एनुअली जितनी मीटिंग हो उतनी करनी चाहिए, ठीक है, आपकी काम के हिसाब से, लेकिन कम से कम 3 मीटिंग्स तो करनी ही चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एफआरसी कह रही है वो 3 की है। साल में कम से कम 3 मीटिंग तो आपको करनी है। मीट दी एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर विदाउट मैनेजमेंट, कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर से मिलिए, इंटरनल ऑडिटर से मिलिए, मैनेजमेंट के बिना मिलिए। एटलीस्ट एनुअली, कम से कम साल में एक बार कंपनी के एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर से मैनेजमेंट के बिना मिलिए, टू डिस्कस किसी भी तरह का इश्यू डिस्कस करने के लिए। रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन हाउ इट हैज डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड को रिपोर्ट करिए कि कमिटी के बारे में बोला ना, कमिटी बोर्ड को रिपोर्ट करेगी किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, कैसे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करी। इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। ये बड़ा मेजर काम आपका बताया कि आपको इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है या नहीं, इस चीज को इंश्योर करना है। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल के मैटर्स में, है ना, ये बड़ा मेजर काम आपके लिए बनाया। तो ऑडिट कमिटी को एक जिम्मेदारी दी है, बेसिकली आप ये देखो कि भाई शेयर होल्डर्स प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है या नहीं, स्पेशली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल्स के मैटर में। Review and report to the board on the significant financial reporting issues and judgment in connection with the preparation। ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के आपको कोई अगर इश्यू अराइज होता है तो ऐसे इश्यूज किसको रिपोर्ट करने हैं? ऑडिट कमेटी को, बोर्ड को रिपोर्ट करने चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे? रिपोर्ट टू द, ये रिपोर्टिंग आपको बोर्ड को करनी है। कंसीडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। ठीक है। तो इसके अलावा जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी हो गई, एस्टिमेट्स हो गए, जजमेंट्स हो गए, इनकी एप्रोप्रिएटनेस को भी आपको कंसीडर करना है, ये सब चीजें। रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ एनी टेस्टिंग कैरिड आउट बाय द इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक है। अब इसके अलावा कंट्रोल्स हैं आपके, इन कंट्रोल्स को इंटरनल ऑडिटर्स ने अगर चेक किया है या एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने अगर चेक किया है, ठीक है, तो इन कंट्रोल्स के ऊपर चेक करने के बाद जो भी उन लोगों का कंक्लूजन रहा, ठीक है, ये कंक्लूजन्स आप मैनेजमेंट से मांग सकते हैं कि भाई हमें बताओ कि इन लोगों ने टेस्ट किए ये कंट्रोल्स, इनके क्या कंक्लूजन रहे, वो कंक्लूजन की आप रिपोर्ट मांगो। रिव्यू द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई, असेस, मैनेज एंड मॉनिटर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। इसके अलावा वो सभी सिस्टम जो कि मैनेजमेंट ने स्टेब्लिश किए हैं और हमारे फाइनेंशियल रिस्क को मॉनिटर करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, ऑडिट। तो फाइनेंशियल रिस्क है। अब इस फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मॉनिटरिंग होगी इसकी, ठीक है, कैसे इसका असेसमेंट होगा, कैसे इसका मैनेजमेंट होगा, ठीक है, कैसे ये आइडेंटिफाई होंगे, इन चीजों को लेकर के जो भी सिस्टम्स बनाए गए हैं, ऐसे सिस्टम्स को रिव्यू करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ऑडिट कमेटी की है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गए की पॉइंट्स ये? दो ही पॉइंट बचे, बाकी आगे समझ में क्लियर? कोई ऐसा तो नहीं है पॉइंट समझ में नहीं यस सर। आया? सिंपल है। यस ऐसा सर। कुछ है नहीं जिसके लिए बैकग्राउंड बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर कहीं लगेगा कि अकाउंट क्लियर करना है तो मैं साथ साथ करता रहूंगा। ठीक है। कंपनी के इंटरनल ऑडिट फंक्शन की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर एंड रिव्यू करना है आपका ना। इंटरनल ऑडिट का अगर फंक्शन है
काम कर रही है, तो ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन इफेक्टिव है या नहीं, इस चीज को भी रिव्यू एंड मॉनिटर आपको करना है। अगर है ही नहीं, किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट का फंक्शन ही नहीं है, इंटरनल ऑडिट ही नहीं की कोई टीम नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है आपके पास, तो भी ऑडिट कमेटी का काम खत्म नहीं हो जाता। तो ये कह रहे हैं फिर तो एक काम हम आपको और दे देते हैं, फिर आपको ये देखना है एनुअली कि भाई क्या कंपनी को इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जरूरत है या नहीं, इस चीज को भी आपको कंसीडर करके बोर्ड को रिकमेंड करना हो। सो अगर इफ देर इज नो इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो फिर ऑडिट कमेटी का काम क्या हो गया? ऑडिट कमेटी का काम हो गया कि भाई वो इस चीज का इवेल्युएशन करे कि क्या उन्हें इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जरूरत है या नहीं है। अगर है, तो फिर रिकमेंडेशन बोर्ड को यहाँ पे हमारी ऑडिट कमेटी देगी। आया समझ में बेटा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को लेकर के क्या जिम्मेदारी है आपकी? यस और नो? यस सर। ठीक है। रिव्यू विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट फॉर स्टाफ ऑफ द कंपनी टू रेज कंसर्न इन कॉन्फिडेंस। तो बहुत सारे फंक्शन इधर हो गए आपके ना साथ में। अभी विसल ब्लोइंग को लेकर के भी एक जिम्मेदारी दे दी। एक विसल ब्लोइंग का मतलब समझते हो क्या होता है? सीटी बजाना। समझते हो? सुनिए टर्म सुनिए, व्हाट इज विसल ब्लोइंग? यस नो सर। सर। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि अगर कोई इश्यू है कंपनी के अंदर ना, तो वो इश्यू बेसिकली रिपोर्ट हो टू दी मैनेजमेंट या टू दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मैं लिख दूंगा कि भाई जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको उसके लिए जिम्मेदार है, उसको रिपोर्ट हो। ठीक है। अब आपके साथ वाला पर्सन चोरी कर रहा है, लेकिन आप अपने मैनेजमेंट को ये बात नहीं बता रहे हो। क्यों नहीं बता रहे हो भाई ये बात आप अपने मैनेजमेंट को? बिकॉज यू आर नॉट सफिशिएंटली मोटिवेटेड, या आपके आप बताओ और आपका नाम लोगों के सामने नहीं आए, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो आप क्यों बताओगे? ऑफ कोर्स सी बात है ना। यस और नो? हाँ या ना? आप सोचोगे भाई कर रहा है जो बंदा करने, तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं यार, कल को मेरे लोग माथे आ जाए। ये सब चीजें होगा नहीं होगा, ये सब इश्यूज आएंगे नहीं आएंगे। एक बार आप खुद पे लेके सोचो कि भाई आपके आसपास में कोई पर्सन है, आपका कोई एसोसिएट है, काम कर रहे थे साथ में, और आपको पता है कि वो कंपनी के अंदर चोरी कर रहा है, कुछ इश्यू है जो कि मुझे रिपोर्ट करना तो आपके लिए सबसे पहली चीज क्या होगी? आप चाहोगे कि भाई मैं एनोनिमस रहूं। यस और नो? ये बात पता नहीं चले कि मैंने तो बताई है। होगा नहीं होगा? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। हम्म। तो विसल ब्लो अच्छा सॉरी, शायद मैं म्यूट हो गया था, आपको वो सुनाई नहीं दिया होगा मैंने क्या बोला, है ना? यस सर। हाँ सॉरी। अरे तो मुझे बताया तो सही, मैं म्यूट हो गया हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, कि भाई अगर से फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला था कि आपके साथ अगर कोई काम कर रहा है और अगर वो चोरी कर रहा है, तो क्या एक चीज है जो आपको रोकेगी उसकी कंप्लेन करने में? ये बताओ। ऐसी क्या चीज है जो आपको रोकेगी कि हम ऐसा नहीं करें? सोचो। कहीं ना कहीं कोई डर होगा ना आपका कि आप क्यों नहीं करोगे ये चीज। ठीक है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपका नाम लोगों को पता लगे। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, जिसको हम लोग अनॉनिमसनेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई
कंपनी को अरेंजमेंट करने पड़ेंगे इस तरीके के कि भाई अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो हमारे एम्प्लॉयज, हमारे स्टाफ हमको आके रिपोर्ट करें, दे विसल ब्लो द कंसर्न्स, ठीक है, इन कॉन्फिडेंस, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, तभी आप इस तरह के कंसर्न जाकर के रेस करेंगे। तो ऐसे अगर अरेंजमेंट हैं तो इन अरेंजमेंट को रिव्यू कौन करेगी? हमारी ऑडिट कमिटी करेगी। आया समझ में बेटा? यस और नो? यस सर। ऐसे अरेंजमेंट्स को रिव्यू करना, ये कह रहा था मैं। अब तो ठीक है दिन। यस सर। ठीक है, अब यहां तक बात हमने ये कर ली कि भाई इतने सारे काम हमने ऑडिट कमेटी को दे दिए। अब ये काम वो कर रही है या नहीं कर रही है? अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड बनाया है इसलिए कि हम जिम्मेदारी डाल सकें, हम अकाउंटेबिलिटी डाल सकें, और आप भागो नहीं, सिर्फ काम दे करके नहीं छोड़ दिया वो काम, क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड सबसे टॉप मैनेजमेंट होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना बोर्ड से ऊपर तो। बोर्ड से ऊपर कुछ होता है यस क्या? सर। नहीं होता ना, नो तो सर। बोर्ड एंड द चेयरमैन वो टॉप होते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो आपको कौन पूछेगा कि भाई आपने क्या काम, आप अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो दिस बीइंग द रीजन वी नीड बोर्ड, वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। तो उसलिए वो बात इन्होंने यहाँ पे करी है कि भाई अगर हमने ये जिम्मेदारियां दे दी हैं बोर्ड को, अब ये बोर्ड अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है तो ये कैसे कंफर्म होगा? ठीक है, तो इसके लिए काम आता है एनुअल रिपोर्ट का। तो कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट बनती है ना बेटा, वो एनुअल रिपोर्ट बोर्ड की कमिटी को दिए गए कामों के बारे में एक डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करती है। तो जो जो काम हमने ऊपर दिए, बोर्ड को, और जो ऑडिट बोर्ड होगा उसको अपनी ऑडिट कमेटी के दिए गए कामों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो चीज दुनिया के सामने आ जाएगी कि भाई बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो जैसे क्या क्या एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिए कि भाई समरी ऑफ द रोल, क्या आपके ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, नेम्स एंड क्वालिफिकेशंस, कौन कौन लोग आपके ऑडिट कमेटी में मेंबर हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी मीटिंग्स करी, क्या क्या सिग्निफिकेंट इश्यूज उन लोगों ने कंसीडर किए, और अगर कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज थे तो उन्होंने उसे एड्रेस कैसे किया है। मतलब हमने आपको ऊपर काम दिया, ये कोई देखने वाला नहीं है कि भाई बोर्ड कमिटी काम वो कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। आप क्या बताओगे कि क्या हमने इश्यूज डिस्कस किए, अगर कोई इश्यू आया था तो हमने उसको एड्रेस कैसे किया, है ना? तो आप खाली नहीं बैठे रह सकते, आपको एनुअल रिपोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली उनके ऊपर एक सुपरविजन हो गया कि हर कोई अपना काम कर रहा है। आया समझ में बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन हाउ टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट का प्रोसेस था, उसकी इफेक्टिवनेस को आपने कैसे किया, क्या अप्रोच थी आपके एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, नॉन ऑडिट सर्विसेज अगर आप ले रहे थे, कंपनी अगर ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स से अगर नॉन ऑडिट सर्विसेज रह रही थी, ले रही थी, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करने के लिए हमारी ऑडिट कमिटी ने क्या अरेंजमेंट्स किए, क्या किया हमारी ऑडिट कमिटी ने? ठीक है ना, दिस यू हैव टू स्पेसिफाई इन द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, वेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड, अगर कंपनी, हमारी ऑडिट कमिटी और बोर्ड के बीच में किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट हो गया, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कि जिसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, द ऑडिट कमिटी शुड हैव द राइट टू रिपोर्ट द इशू टू शेयर होल्डर अ पार्ट ऑफ इट्स रिपोर्ट विद इन द एनुअल रिपोर्ट। तो अगर कोई ऐसा इश्यू है जिसपे बोर्ड और ऑडिट कमिटी की सहमति नहीं बनती है, तो ऑडिट कमिटी को ऐसा इश्यू एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू दी शेयर होल्डर्स। द ऑडिट कमिटी चेयर शुड बी प्रेजेंट एट दी एजीएम टू आंसर क्वेश्चन। ठीक है ना, एजीएम होगी, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिट कमिटी का चेयरमैन प्रेजेंट रहेगा ताकि इन जवाबों का आंसर दे सके। अकाउंटेबिलिटी, खड़े होकर के जवाब करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात यहां तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब
हम एक बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट की नाउ। द ऑडिट कमिटी रिस्पॉन्सिबली मेजर काम देखो, ऑडिट कमिटी का एक बड़ा काम है एक्सटर्नल ऑडिटर्स को लेकर के, है ना। एक्सटर्नल ऑडिटर्स मेहमान है कंपनी के अंदर ना। अब घर में मेहमान आते हैं तो उनका ध्यान रखते हो नहीं रखते हो कि उन्हें क्या खाने में पसंद है, क्या पीने में पसंद है, साफ सफाई। अच्छा, आपको सब करना पड़ेगा जब मेहमान आते हैं। बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाती है मम्मी और पापा, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, सब चीजें। Yes, sir. तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होते हैं ना कंपनी के अंदर, वो मेहमान होते हैं, वो सब देखेंगे। और आप जहां कमियां रखोगे, वो बाहर जब वापस जाएंगे तो आपके रिश्तेदारों में वो बात आएगी। होता है ना ये हमारे यहाँ पे, अरे भाई उनके घर गए थे, सफाई नहीं थी, ये नहीं थी। तो इसलिए हम लोग ज्यादा कॉशियस रहते हैं कि भाई कोई मेहमान अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे सब चीजें घर के अंदर अच्छे से रखें, ताकि ये लोग बाहर जा करके हमारी बुराई नहीं करें। यस और नो, चाहते हैं चाहते हैं, है ना। Yes, sir. तो हमारी कंपनी के अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर्स मेहमान होते हैं, और इन मेहमानों का ध्यान रखने का काम किसका होता है? वो ऑडिट कमेटी का होता है बेसिकली। ठीक है, हालांकि इट इज नॉट बिल्कुल हम ऐसे मेहमानों से रिलेट नहीं कर सकते, बट ठीक है, फॉर फॉर सर्टेन एग्जाम्पल। क्योंकि उन मेहमानों को रिकमेंड करना, अच्छा कंपनी के अंदर कौन एक्सटर्नल ऑडिटर्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा वो डिसाइड हमारी ऑडिट कमेटी कर देगी, बट उनका रिकमेंडेशन, ठीक है, वो हमारी ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है कि भाई कौन कौन लोग रिकमेंड करेंगे। तीन चार जने, ठीक है, उनमें से फिर एक जना कोई अपॉइंट होगा। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट जब फाइनल हो जाए, उनको रीअपॉइंट अगर करना है, उनको रिमूवल अगर करना है, इनमें से कोई काम खुद से नहीं करना है। ना तो वो अपॉइंट कर रहे हैं, ना रीअपॉइंट कर रहे हैं, ना वो रिमूवल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ भाई ये सो एंड सो ऑर्डर है, इसको आप रिकमेंड अपॉइंट कर लो या रीअपॉइंट कर लो या इनको निकाल दो। इस चीज का सिर्फ रिकमेंडेशन देने की पावर हमारी ऑडिट कमेटी के पास होती है। आई बात समझ में? इनमें से कोई काम वो खुद से नहीं करते, ना वो अपॉइंटमेंट करते हैं, ना वो रीअपॉइंटमेंट करते हैं, ना वो रिमूवल करते हैं। इट इज ओनली द रिकमेंडेशन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट थिंग, ऐसी कंपनीज जो कि FTSE 350 कंपनीज है। व्हाट इज FTSE? जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वैसे ही वहां पे भी होते हैं यूके के अंदर। तो वहां पे जो उनका स्टॉक एक्सचेंज है, उन स्टॉक एक्सचेंज पे जो सेगमेंट बने हुए हैं, उन सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट FTSE 350 कंपनीज का है। मतलब ये वहां की सबसे बड़ी कंपनीज होंगी, 350 कंपनीज। ठीक है, उन कंपनीज के अंदर आपके लिए होमवर्क है कि आप ये सर्च करें कि FTSE 350 क्या है ना। क्योंकि हम हमारे देश में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सुन लेते हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो यूके की है, तो वहाँ की इकोनॉमी को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो दिस बीइंग द रीजन, ये होमवर्क भी है कि आप ये देखें कि भाई FTSE 350 कंपनीज क्या है ना। क्या है, क्या कंसेप्ट क्या है वहां पे, किन कंपनीज को ये लोग बोलते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप थोड़ा सा करेंगे। तो FTSE 350 companies should put the audit out to tender at least one every 10 years to enable the audit committee to compare the quality and effectiveness of the services provided by the incumbent auditor with those of other firms। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी कंपनीज जो कि FTSE 350 कंपनीज हैं, इनको हर 10 साल के अंदर, ठीक है, put the audit out to tender at least one every 10 years to enable the audit committee to compare। तो इन्होंने क्या बोला है कि हर 10 साल के अंदर आपको अपने यहाँ पे जो भी ऑडिटर्स आपके यहाँ पे काम करके गए हैं, जो भी ऑडिट फर्म जिन्होंने काम किया है, उनका काम आपको इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब क्या होता है? वो ऑडिटर जो कि आ रहा है, इनकमिंग। वर्ड समझते हो इसका मतलब क्या है? ये सुनो, है ना। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो ऑडिटर आ रहा है ना। जो ऑडिटर आ रहा है कंपनी के अंदर, उस ऑडिटर के साथ आपको बाकी जो प्रीवियसली आपके यहाँ पे ऑडिटर्स रहे, उनका काम क्या करना चाहिए? कंपेयर करना चाहिए। क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द इनकम्बेंट ऑडिटर विद दोज ऑफ अदर फर्म्स। ऐसा हर 10 साल में आपको करना है। इसको उनके किन कंपनी से करना है? जो कंपनीज FTSE 350 कंपनीज हैं।
ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो पॉइंट? Yes, sir. हाँ। द ऑडिट कमिटी शुड रिपोर्ट एनुअली to the board on the qualification, expertise, and resources and independence of the external auditor and the effectiveness of the audit process. ठीक है, उसके अलावा हमारी ऑडिट कमिटी को, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है टू द बोर्ड, ठीक, क्वालिफिकेशन के ऊपर, एक्सपर्टीज के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, और उनकी ऑडिट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स काम कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये असेसमेंट बेटा एनुअल असेसमेंट है। साल में एक बार आप हमारी बोर्ड को इस तरीके का असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड को कि हमारे जो यहाँ पे ऑडिटर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज और इंडिपेंडेंस के ऊपर, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, जो प्रोसेस के थ्रू ऑडिट कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर छोड़ के चला गया तो वो क्यों चला गया, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऑडिट कमेटी करेगी। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर एनुअली, और उसकी इंडिपेंडेंस, तो हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसकी ऑब्जेक्टिविटी और उसके इंडिपेंडेंट का एक एनुअल असेसमेंट किसको करना है, हमारे बोर्ड कमेटी को करना है। ठीक है, सेट एंड अप्लाई फॉर्मल पॉलिसी फॉर नॉन ऑडिट सर्विसेज दैट आर प्री अप्रूव रिक्वायर अप्रूवल। अच्छा, इसके बाद कई बार हम एक्सटर्नल ऑडिटर को बोल देते हैं भैया ऑडिट करने के अलावा दूसरे कोई काम करो हमारे लिए। ठीक है, जिसको हम लोग नॉन ऑडिट सर्विसेज की कैटेगरी में मानते हैं। ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर से सिर्फ और सिर्फ ऑडिट ही कराओ, आपको कुछ सर्विसेज लेने की परमिशन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इन सर्विसेज को लेने के लिए कोई एक फॉर्मल पॉलिसी होनी चाहिए। ये फॉर्मल पॉलिसी कौन बनाएगी? हमारी ऑडिट कमिटी बनाएगी। आया समझ में बेटा बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एग्री अ पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयज ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर टेकिंग इनटू अकाउंट। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार लोग एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिटर था, उसका कोई एम्प्लॉय था, ठीक है, अब वो एम्प्लॉय उस एक्सटर्नल ऑडिटर को छोड़ करके कंपनी के अंदर नौकरी करने आ गया, यहाँ आ गया वो जॉब करने के लिए, उसकी इच्छा, भाई वहां उसको नहीं पसंद आ रहा था, वहां उसने नौकरी छोड़ दी, अब वो कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए आ गया। लेकिन इससे क्या हो सकता है, इससे कंपनी की में अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटर, इफ दे आर स्टिल डूइंग द ऑडिट, है ना, वो अभी भी ऑडिट कर रहे हैं, तो एक इंडिपेंडेंस को लेकर के एक थ्रेट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे कैसे होगा आगे, हमारे पास एक चैप्टर है जहां पे हमको इसी तरह के थ्रेट्स के बारे में पढ़ना है। बट एक थ्रेट क्रिएट होता है इंडिपेंडेंस को लेकर के एक्सटर्नल ऑडिटर। तो अगर कोई फॉर्मल एम्प्लॉय एक्सटर्नल ऑडिटर का, ठीक है, वो कंपनी छोड़ करके वो अपने ऑडिटर को छोड़ करके हमारे पास नौकरी करने आ गया, तो इसके लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये पॉलिसी एग्री कौन करेगा? ये पॉलिसी हमारी ऑडिट कमेटी एग्री करेगी। किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए? एथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू पीपल हु आर पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम, स्पेशली उन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग पहले वहां पे ऑडिट टीम में मेंबर्स थे। तो ऑडिट कमिटी शुड कंसीडर वेदर देयर हैज बीन एनी इम्पेयरमेंट ऑफ द ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उनके यहाँ से छोड़ करके कोई पर्सन आपके यहाँ पे अगर नौकरी लेने आ गया है, तो इसको लेकर के एक पॉलिसी आप बनाएं, एग्री करें, एथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखें, स्पेशली यहाँ पे कि भाई अगर वो ऑडिट की टीम में पहले रहा हो तो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे इसका, मॉनिटर द ऑडिट फर्म कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू पार्टनर रोटेशन। इसके अलावा मॉनिटरिंग करने के लिए बोला है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर का काम है कि भाई वो यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू पार्टनर रोटेशन एंड फी लेवल्स, तो जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिट फर्म है, क्या वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही, स्पेशली विद पार्टनर रोटेशन और फी लेवल को लेकर के।
ये चीज मॉनिटर कौन करेगी? ये चीज मॉनिटर हमारी ऑडिट कमिटी करेगी। ये पॉइंट इन्होंने बताया, ज्यादा इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो यहाँ तक? यस सर। ये सब एफआरसी की गाइडलाइन है बेटा, है ना। देखो थोड़ा सा भी हो सकता है आपको लग रहा होगा अरे सर क्या बोरिंग है ऑडिट, ऐसा है नहीं। कुछ गाइडलाइंस है, हालांकि कुछ चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा बोरिंग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये गाइडलाइन से पढ़नी पड़ेगी, उसका कुछ कर नहीं सकते। इसको थोड़ा सा आप देख दो, आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेगी क्या क्या चीजें हैं ये, है ना। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट में। वे इंटरनल ऑडिट को लेकर के क्या क्या है ना। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, छोटा मोटा ही चैप्टर बचा है, ये एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, इतन शिफा समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? यस यस सर। सर। पीछे वाले वीडियोस अगर आप देख पाओ तो वो देख लेना इसके, ताकि वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा है क्या, है ना। फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाय। थैंक यू सर।